सबको नमस्ते। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैश फ्लो। तो कैश फ्लो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि कैश फ्लो कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आता है। तो कैश फ्लो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जानते ही हैं, सबको पता है कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आता है, बताओ। 3 में, AS3 में, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में कैश फ्लो आता है। सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है कि कैश फ्लो है क्या और इसको बना के लाभ क्या है। तो ऐसे समझिए कि हमने अपना पूरा सिलेबस जो 12 का था उसको 2 पार्ट में बांटा था, एक कंपनी अकाउंट और एक पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप तो पुरानी बातें हो गई, अब हमने सीख लिया है। और अब हम लोग दूसरे पार्ट में आ गए हैं, कंपनी में। तो कंपनी में भी पूरे जितने भी चैप्टर है उसको 2 पार्ट में बांटा गया है। एक तो अकाउंटिंग पार्ट है और एक एनालिसिस का पार्ट है। ध्यान से सुनना, हम क्या कह रहे हैं, सुन हम ये कह रहे हैं इन्होंने कंपनी का जो भी चैप्टर जोड़ा है कंपनी में, इसमें 2 तरह से जोड़ा है। एक तो इन्होंने जोड़ा है अकाउंटिंग की तरह, कुछ कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिसमें हम अकाउंटिंग प्रोसीजर करेंगे, जो हम अभी कर के आए हैं, कुछ दिन से कर रहे हैं। दैट इज क्या क्या किया हमने अकाउंटिंग में, इशू ऑफ शेयर किया ना। दूसरा हमने क्या किया था, इशू ऑफ डिवेंचर। अभी ये चैप्टर तो हमने खत्म ही कर लिया है, लगभग ये हम सीख चुके हैं। ओके इसके अलावा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एक चैप्टर आएगा, वो हम चर्चा नहीं है। तो कुछ पार्ट ऐसे होते हैं इनके जिसमें एनालिसिस करना सिखाएंगे, ठीक है ना। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? एनालिसिस का मतलब होता है किसी चीज का अच्छे से जांच पड़ताल करना, और जांच पड़ताल करके ही हम फिर कोई डिसीजन ले पाते हैं। जैसे जैसे एक छोटा सा समझो कि मान लो किसी व्यक्ति के पास में 1 लाख रुपया है और बाजार में NSE का जब वो लिस्ट खोलोगे शेयर ट्रेडिंग का या कंपनियों का, कौन कौन सी कंपनियां लिस्टेड कंपनियां, अनलिस्टेड कंपनियां, तो तुम्हारे पास इतने ऑप्शन, इतनी कंपनियां हैं कि आप डर जाएंगे कि किस कंपनी में हम पैसा डालें और किस कंपनी में ना डालें, ये दिक्कत हो जाएगी। हमें क्या करना पड़ता है, कंपनी को एनालाइज करना पड़ता है, कौन सा कंपनी अच्छा है, कौन सी कंपनी बुरी है, कौन सा भविष्य में अच्छा करेगी या कौन सा और अच्छा कर सकती है। ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो एनालिसिस वाला जो पार्ट है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, किसी कंपनी को देखना कि वो अच्छा है या नहीं है। आप लाख बुद्धि लगा लेंगे लेकिन कोई ना कोई कमी हो जाती है तो कंपनी गड़बड़ की तरफ चली जाती है। कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है कि मेरा नुकसान हो? नहीं, अपनी पूरी कोशिश खरीद के करके क्या खरीदता है, शेयर आदि में घुसता है, लेकिन वहां से कुछ दिन बाद क्या करता है, नुकसान करके निकल आता है। तो शेयर कंपनी, ऐसी शेयर ट्रेडिंग जो है वो एक ऐसा पार्ट है कि जिसमें अगर आपको ठीक से जानकारी नहीं है तो आप वहां जाकर के पैसा देंगे, अनुभव लेके चले आएंगे। इसलिए शेयर ट्रेडिंग करने के पहले आपको शेयर ट्रेडिंग सीखना पड़ता है। अगर शेयर ट्रेडिंग नहीं आता है, आप देखा सुनी खाली अकाउंट खोल लिए हैं जीरोधा में 5 पैसा अकाउंट में, और खोल के या खाली आप पैसा डाले हैं और जो मन कह रहा है रैंडमली खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, आपको ना चार्ट पढ़ना आता है ना आपको रेशियोज की समझ है, तो आप वहां पे कुछ दिन सरवाइव करेंगे, उसके बाद में वो सब नुकसान करके लौट आएंगे। तो जो शेयर ट्रेडिंग में जो लोग घुसते हैं, तो उन अभी नए बच्चे बहुत घुस रहे हैं, उनको लगता है शेयर ट्रेडिंग में, उनको बड़ा नाम आता है शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो सुनने में अच्छा लगता है। और शेयर ट्रेडिंग में भी खरीदता कौन कौन सा शेयर है, जो शेयर कोई नहीं सुना है नाम, वो खरीदेंगे और दुनिया को बताएंगे कि हमने ऐसी कंपनी को खरीदा है, तुम क्या जानते हो। तो ऐसी कंपनी में भाई उनसे कह दो कि डाबर का खरीद लो, कहेंगे नहीं डाबर का तो सब खरीदता है ना। उनसे कह दो कि MRF खरीद लो, तो कहेंगे कि नहीं इसका शेयर तो हम नहीं खरीदेंगे। तो पूरी बात का एक निचोड़ है कि हम किसी भी कंपनी में पैसा लगाने जाएंगे तो हम उस कंपनी का अच्छा से क्या करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, एनालाइज करते हैं ये कंपनी अच्छी है या बुरी है, ठीक है। तो इसलिए हम उस कंपनी का जांच पड़ताल कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे यहाँ पे कुछ चैप्टर्स पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे पहला चैप्टर जो आपको हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कैश फ्लो, और इसके नीचे और भी चैप्टर हैं जैसे आप जानते ही हैं क्या चीज है, एक रेशियो इसके बाद पढ़ेंगे, रेशियो एनालिसिस है, ठीक है ना। तीसरा आप चैप्टर, सिद्धिका बहुत परेशान है, वो कह रही है सर कॉमन साइज है। तीसरा कंपैरेटिव है, चौथा ऐसे कंपैरेटिव है, और एक और चैप्टर है जिसमें इसमें आता है वो अकाउंटिंग पार्ट है, दैट इज फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये इसमें हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि फाइनल अकाउंट कैसे बनाते हैं। यहाँ पे एक चैप्टर आप पढ़ेंगे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर,
रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये तो सिलेबस आपके हाथ में है, ठीक है ना। तो ये आप कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये आप कहाँ खड़े हैं आपके सिलेबस के मैप में, आप यहां खड़े हैं, इसको जानना है। अब अजीब आपको लगेगा सुन के कि कैश फ्लो जो चैप्टर है वो रखा किस में गया है, एनालिसिस पार्ट में, लेकिन करते समय आपको महसूस ही नहीं होगा कि ये एनालिसिस वाला पार्ट है, लगेगा पूरा अकाउंटिंग है, पूरा का पूरा लगेगा अकाउंटिंग है। हम किसी का, ऐसे समझो क्या बात है, हम किसी बच्चे का रिजल्ट देख करके बताएंगे कि वो अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, ठीक है। कहानी झूठ मूठ का हम सुनाते ही है इसलिए ताकि आप अपने पार्ट से जुड़ जाएं। हम सीधा सीधा बता सकते थे, लेकिन हम इसलिए आपके माहौल बना लेते हैं थोड़ा कि आप चीज से जुड़े कि हो क्या रहा है मेरे साथ, हमको क्यों ठगा जा रहा है, इतना क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो थोड़ा सा पढ़िए, समझ में आएगा। किसी चीज का हम आपको कोई चीज दें तो जैसे कहा था ना कि बंदर के हाथ में मोतियों की माला पहुंच जाए तो क्या करेगा, दांत से दबा के फोड़ देगा, पूरा जितना महंगा मोती रहेगा फोड़ देगा। तो अगर आपको हम सीधे सीधे सवाल सिखा दें तो आप उसको क्या करेंगे, खाली परीक्षा दे करके जाएंगे, परीक्षा में वो ये जोड़ना है घटाना है करके चले आएंगे। लेकिन उसका उद्देश्य अगर पता रहेगा कि हम क्यों कर रहे हैं तो वहां पे फील आएगा एक कि इसलिए कर रहे हैं, अच्छा बुरा हो रहा है। तो हमें क्या बताना है, एक बच्चे का रिजल्ट देख करके हमें बताना है ये बच्चा नालायक है या पढ़ लिख के आया है। तो ये कैसे बताओगे उसका रिजल्ट देख के, तो यहाँ रिजल्ट देख करके हम एनालाइज करते हैं कि वो अच्छा बुरा है कि नहीं। तो मजे की बात है कि ये चैप्टर तो रखा गया एनालिसिस में, एनालिसिस आपसे करवाएगा ही नहीं, आपको सिखाएगा कि रिजल्ट कैसे बनाया जाता है। उल्टा क्या बोल रहे, समझ में आया। कह रहा है कि आप विवेचना जो करेंगे, एनालाइज जो आप करेंगे, इसके ऊपर में आप अपना हाँ ना का मोहर लगाएंगे, उसके पहले आपको रिजल्ट बनाना आना चाहिए कि रिजल्ट में कैसे बनता है, क्या बनता है, कहाँ कितने मार्क्स रखे हैं, पता नहीं क्या क्या सब्जेक्ट आ गया। अभी तो हम लोग के टाइम में सब था ना, SUPW लैब मैनुअल, क्या क्या आता है हमको नहीं आता है। तो पता नहीं, हमको तो आधा बच्चे समझ ही नहीं आता क्या कर रहे बच्चे। 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट, फ्री का मार्क्स, उस 20 मार्क्स के लिए कोई नया चैप्टर जोड़ लेते, कुछ अच्छा पढ़ा लेते, तो 20 मार्क्स तो घिसा के। वहां क्या होता है प्रोजेक्ट में, नेट से उतारो यहाँ चिपकाओ, इसके लिए 20 मार्क्स। भाई लेबर रखवा ले हम, बच्चे पढ़ने के लिए इतना बुद्धि, इतना अभी ऊर्जा है बच्चों में, उसमें कुछ अच्छा किया सकता है, प्रोडक्टिव कुछ किया सकता था, उसको लगा दिया मजदूरों के काम पे, प्रोजेक्ट लिख दो। हमारा बस चले तो हम सीधा जाके मास्टर कहे तो 20 नंबर काटो मेरा, हम प्रोजेक्ट नहीं लिखेंगे। हम 60, हम मानेंगे मेरा परीक्षा 80 का हुआ है, हम 80 में 70 75 लाएंगे, मुझे खुश हैं, हमको 100 नहीं चाहिए। लेकिन बच्चों को कितना समय बर्बाद करवा देते हैं प्रोजेक्ट लिखवा करके। उस पर अगर प्रोजेक्ट देना भी है तो कोई भाई प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट दो, आप उसको कैश फ्लो पढ़ाओ और कैश फ्लो पे स्टेटमेंट एक निकाल के दो, बोला एनालाइज करके दिखाओ और क्लास में करवाओ कि भाई ये देखो अब ये कैश फ्लो का स्टेटमेंट है, इस पे आप बताएं, लिख के ले आओ। सुंदर नहीं लिखा है, एक बात तो इनको जहर लग जाता है ना, लिख के ले जाता है बच्चा, कहते हैं गलत है फिर से लिखो, मार के जूता सही कर दे टीचर होगा। एक काम नहीं करवा रहे हैं। जो लोग बैठे हैं सीट्स पे, जो सिलेबस बना रहे हैं, वो ऐसे लोग हैं जिनको खाली पैसे से मतलब है और कोई मतलब नहीं है, शिक्षा को एकदम मारा नष्ट करके रख दिया है। तो कैश फ्लो हम लोग बनाना सीखेंगे, है ये एनालाइज वाला पार्ट, हम बीच बीच में चर्चा करते रहेंगे। अब आपसे भी पूछते रहेंगे, जब पूरा रिपोर्ट बन जाएगा तब हम आपसे पूछेंगे कि अब बताइए कंपनी अच्छी है कि बुरी है, और आप बता भी पाएंगे, ठीक है। ये चैप्टर दोबारा आपको CA के इंटर में पढ़ने को मिलेगा और BCom में फाइनल ईयर में पढ़ने को मिलेगा। तो दो तरह के स्टेटमेंट होता है, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, एक फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट पे ही हम चर्चा करेंगे, फंड फ्लो पे बात नहीं करेंगे, ठीक है। दो तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा हमने चर्चा की, आपने बताया कि ये सर आप बता रहे हैं कि AS3 में है ये, ठीक है, पूरा पूरा। तो AS3 में जब हम जाएंगे तो उस पे अगर आपको पढ़ने का मन है आप हमसे AS3 मांग लीजिएगा, मेरे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। और अगर आप थोड़ा सा चालाक होंगे तो आप वहां से क्या नाम है, आप गूगल से खुद भी PDF फाइल में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। लेकिन पढ़ना कब, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तब वहां पे आप पूरी बात समझ पाएंगे। अभी पढ़ने जाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा क्या बोले जा रहे हैं। तो अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज कैश फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इस नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये एक स्टेटमेंट है, चिट्ठा है, क्या है बोलते हैं इसको, चिट्ठा, एक तैयारी है, स्टेटमेंट है। और ये किस चीज का स्टेटमेंट है, कैश के फ्लो का, ठीक है। तो कैश मतलब तो आप समझते हैं, कैश का मतलब हम लोग जानते हैं कि क्या क्या होता है भाई, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड हम जानते थे ना बचपन में, कैश का मतलब कैश इन हैंड होता है। लेकिन कंपनी जब अपने कैश को बोलती है तो केवल कैश नहीं समझती है,
कैश में क्या क्या चीजें लेती है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, अगर बैंक में कितना पैसा पड़ा है उसको भी वो क्या मानती है? कैश ही मानती है। ठीक है। तीसरी बात, एक नई चीज आती है जिसको बोलते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटी। ये वर्ड बार बार आएगा, मार्केटेबल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ये तीन चीज को ये कैश मान रहे हैं। ठीक है, तो इसको ये क्या बोलते हैं? केवल कैश और कैश, क्या बोलते हैं इसको? कैश एंड कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट का मतलब होता है समतुल्य, तुलना, उसके बराबर। तो कैश या कैश के बराबर की चीज, ये तो कैश है, ये कैश है, कैश के बराबर की चीज है। अब है क्या, उसमें चर्चा करेंगे। तो इन तीन चीजों का फ्लो, फ्लो मतलब क्या होता है? दिशा क्या होता है? फ्लो का मतलब क्या होता है? क्या बोल रहा है? बोलो, क्या बोलना चाह रही है? हिंदी बोलो भाई, हमको अंग्रेजी नहीं। हम सरकारी स्कूल के आदमी है, साइकिल चलाने वाला, हमको अंग्रेजी में ना बोला करो। संस्कार क्या होता है? इसका मतलब होता है, संस्कार कह रहा है अभी हमने रक्षाबंधन बनाया है और इसका मतलब होता है बहना। बहना ने भाई कलाई पे राखी बांधी है। बहना ये वो वाला बहना नहीं है, यहाँ मतलब है क्या चीज तो बोल रही थी, अब अंग्रेजी में बताओ। नहीं, और कुछ बताओ। फ्लो मतलब क्या होता है? चलो जो भी है आप समझ गए। फ्लो माने क्या होता है कि इनफ्लो या आउटफ्लो। यहाँ पे फ्लो दो तरह का होता है, तो यहाँ पे हमें फ्लो देखना है। एक फ्लो होता है इनफ्लो और एक फ्लो होता है आउटफ्लो। मतलब कंपनी में पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं, इस बात का पता लगाना। ठीक है। कैश फ्लो पे थोड़ी चर्चा चले, इधर का घुमाओ। तो कैश फ्लो में अगर हमें किसी कंपनी के कैश का फ्लो देखना है, तो ये क्यों देखना चाह रहे हैं, पहले ये मेरे दिमाग में समझना चाहिए कि क्यों देखना चाह रहे हैं। भाई हम कैश एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे बिजनेस के लिए। अगर हम ये देखें कि कितना कितना कैश कहाँ कहाँ से आया है, तो इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि उससे रिलेटेड एंट्री कहाँ होती है। अगर मान लो कि हम ये देख रहे हैं कि मेरे पास 50,000 रुपया गया है, तो 50,000 गया कहाँ है उसका कारण भी तो ढूंढ के मिलेगा। मशीन खरीदा है और कोई कंपनी मशीन खरीद रही है, इसका कारण क्या है? इसका मतलब ये है कि वो प्रोडक्शन में आगे बढ़ना चाहती है। तो ये अच्छे की तरफ है या बुरे की तरफ, हम आगे उसकी चर्चा करेंगे। तो आप ये कहेंगे कि भाई कैश का आपको इनफ्लो आउटफ्लो देखना है कि कंपनी में कहाँ कहाँ से कैश आया और कहाँ कहाँ कैश गया, इसका डिटेल चाहिए। हमने कहा हाँ। तो कह रहे इसको अलग से एक स्टेटमेंट बनाने की क्या आवश्यकता है? आप अलग से एक स्टेटमेंट क्यों बना रहे हैं, जरूरत क्या है? आप कैश बुक उठा लीजिए, पूरा डिटेल तो वहां लिखा ही हुआ है। आपके कैश बुक में एक एक रुपए का हिसाब है, तो फिर अलग से कैश फ्लो का स्टेटमेंट बनाने का क्या मतलब निकलता है? ये कोई मतलब है? बेकार की काम, बेकार का काम कर रहे हैं। तो यहाँ उत्तर ये है कि कैश फ्लो में हम अपने पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन को, जितना भी ट्रांजैक्शन होगा उसको 3 कैटेगरीज में बांट देंगे, यानी 3 एक्टिविटी में बांट देंगे। क्या बोले, समझ में आया? और उस 3 एक्टिविटी से पता चलेगा कि कंपनी के 3 मेन एक्टिविटीज ही होते हैं, और उन 3 एक्टिविटी से पता चलेगा कंपनी अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है। समझ में आया? तो अगर हम कैश बुक को उठाएं तो उसमें परचेज दिखा देगा, मशीन खरीदा ये दिखा दिया, शेयर इशू किया ये दिखा दिया, सब कचड़ा ऐसा मिला पड़ा है। हमको उससे ये पता नहीं लग पाएगा कि कंपनी अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है। तो हमें कंपनी अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है, इस पार्ट को एनालाइज करने के लिए हमें ये जरूरी है कि कैश फ्लो बनाना ही पड़ेगा। तो प्रश्न उठता है कि भाई कैश फ्लो सबको बनाना पड़ता है, जरूरी है कि मेरा ऑप्शनल है? ये क्वेश्चन आएगा ना मन में कि सर ये कैश फ्लो सबको बनाना है या कि ऑप्शनल है कि जिसका मन बनाए या जिसका मन ना बनाए। बात समझ पा रहे हो तुम 11 वाला बच्चा है, लेकिन ठीक है समझ लेगा, तेज है, ठीक है। अब उसका चैप्टर है तो हम क्या करें। तो कैश फ्लो क्या सबको बनाना जरूरी है? द आंसर इज यस। यस मतलब किसके लिए यस? कंपनी के लिए यस है। सारी कंपनी को क्या करना होगा? कैश फ्लो बनाना ही पड़ेगा। जितनी भी लिस्टेड है कंपनियां हैं उन सबको बनाना पड़ेगा। तो कोई ऐसा भी है छूटा छटा, तो कहता है 2 लोग को छोड़ दीजिए आप। एक डोरमेंट कंपनी जो बंद पड़ी है या डोरमेंट है, उस पर बाद में चर्चा करेंगे डोरमेंट क्या होता है, वो सब अभी चर्चा पे बहुत डीप चले जाएंगे। और एक 1% कंपनी, इन दोनों लोगों को कैश फ्लो बनाने की आवश्यकता नहीं है। किनको किनको नहीं बनाने की आवश्यकता है बताओ? डोरमेंट कंपनी और 1% कंपनी। बैंक वाले जितने भी है उनको बनाना पड़ता है,
मतलब जैसे एक्सिस बैंक है, बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। LIC है, उसको बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनी को बनाना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को बनाना है, बैंकिंग कंपनी को बनाना है, सबको बनाना है। तो बनाने के लिए इसमें क्या क्या मेथड्स आते हैं? तो बनाने के लिए इसमें दो मेथड्स हैं, एक डायरेक्ट मेथड है और एक इनडायरेक्ट मेथड है। क्या बोले? डायरेक्ट मेथड है और एक इनडायरेक्ट मेथड है। तो जिनमें जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है, जितना बैंकिंग कॉर्पोरेशन है, और इन लोग जो हैं, ये लोग डायरेक्ट मेथड फॉलो करते हैं कुछ दूर तक। कुछ लोग डायरेक्ट, कुछ लोग इनडायरेक्ट, तो उस पर चर्चा नहीं है। हमारे सिलेबस में डायरेक्ट को हटा दिया है, तो हम उस पर चर्चा अभी नहीं करेंगे। ठीक है, दो मेथड से बनता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आपका है पैरा 18(1) और 18(2), ये दोनों में आपको दिखेगा कि आपको कैश फ्लो डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है। तो 18 जो 18B है यानी 2 है, वहां से 18B में हम लोगों को ये 18A में और 18B में 1 2 नहीं है, A भी है, ध्यान से उधर गया। तो 18A और 18B, तो 18B में क्या है कि हम लोगों को ये बताया जाएगा कि आपको इनडायरेक्ट मेथड से बनाना है, तो हमें इनडायरेक्ट मेथड से ही बनाना है। और मजे की बात यह है कि जितने बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन लोगों का जो कैश फ्लो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम बच गए। खाली हमारे कोर्स में क्या आ गया? खाली कोर्स में आ गया कि इनडायरेक्ट मेथड बनाना है। और ट्रेडिंग कंपनी का, ऐसी कंपनियां जो धंधा करती हैं, ऐसी कंपनियां जो बैंक वैंक हैं, उन लोगों का हम लोगों को नहीं बनाता है, बैंकिंग वालों का नहीं बनाना है। बात समझ में आ गया? और तो बोलोगे सर हम सीखेंगे कब? आप भाई नॉर्मल वाला बनाना सीख जाएंगे तो बैंकिंग वाला भी अपने आप बना लेंगे, कोई दिक्कत उसमें कठिन थोड़ी होगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर जैसे आप नॉर्मल लोगों का बना रहे हैं वैसे बैंकिंग लोगों का बना रहे हैं, उसमें चीज थोड़ी बदल जाती है, इसलिए थोड़ा अलग तरीके से सिखाते हैं। यहाँ पे अभी बैंकिंग की चर्चा नहीं होगी। तो कहाँ कहाँ क्या क्या बात पकड़ ली हमने? कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है ये समझ गए, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है ये समझ गए, कैश फ्लो स्टेटमेंट किसको किसको बनाने की आवश्यकता है ये समझ गए, किसको बनाने की आवश्यकता नहीं है ये भी बता दिया। बनाने के दो नियम है और वो कहाँ मिलेंगे हमको? पैरा 18A 18B में, जिसमें 18A 18B आप लिख लेंगे, इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे ताकि क्लास वगैरह में पढ़ाया है तो आप हमेशा से अलग थोड़ा दिखा करिए कि हाँ चीजें हमको पता है। इसके बाद में हमें इनडायरेक्ट मेथड बनाना है। इनडायरेक्ट मेथड में हमें बैंकिंग वगैरह का कुछ भी नहीं बनाना है, बैंक वाले LIC वालों का, इन लोगों का नहीं सीखना है, सीधा सीधा ट्रेडिंग कंपनी का सीखना है। ठीक है, इतना दूर बात पक्का हो गया, आगे चलें। तो ये हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक ऊपर का ऊपर थोड़ा थोड़ा परिचय। क्वेश्चन ये आता है कि इन्होंने कैश फ्लो को, अभी हमने कहा मिटा दे रहे, इसको लेना है फोटो नहीं ना, इसका कोई जरूरत भी नहीं था, आप तो लिखते चले हैं सारा सारा चीज। तो यहां पे हमें ये देखना है कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसको इन्होंने पूरे के पूरे कंपनी के हाँ कंपनी के अलावा क्या पार्टनरशिप को भी कैश फ्लो बनाने की आवश्यकता है? तो है कि भाई कैश फ्लो बनाने की कंपलसरी तो नहीं है, अगर उनका मन है ना, मन है कि बैस्किन रॉबिन्सन रात को खाया है तो सुबह में कैश फ्लो बनाने का अचानक से एनर्जी जाग जाए तो मना नहीं किया जाएगा, आप बना सकते हैं। ऐसा कोई मनाही नहीं है कि आपने, अरे भाई हमको एनालिसिस करना है, हम अपने पार्टनरशिप का भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन कंपनी के लिए एक इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी डॉक्यूमेंट है, ये फाइनल स्टेटमेंट के साथ में आपको बना के जब रिपोर्ट तैयार करते हैं, आज हो सकता है हम एक रिपोर्ट आपको भेजें, एक रिपोर्ट भेज के भी कोई लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि इतना मोटा रिपोर्ट होता है, आप देखेंगे नहीं, हमको पता है 150-200 पेज का एक रिपोर्ट होगा PDF फाइल में। रिलायंस का अगर भेज दें तो उसमें अब जहां कैश फ्लो होगा वो पेज नंबर भी हम बता देंगे, आप उस कैश फ्लो को देखिएगा, बनाया है तो बाद में देखना। तो जो बड़ी कंपनियां, उनका तो बहुत सारा कंपनियां, ग्रुप ऑफ कंपनीज है, तो उनका पूरा दिखेगा आपको देखना सीखिए धीरे धीरे। तो यहाँ पे 3 एक्टिविटीज में इन्होंने अपने पूरे ट्रांजैक्शन को, यानी पूरे लेन देन को 3 चीजों में बांट दिया है। क्या क्या बांट दिया है? कैश फ्लो, और यही ऑर्डर याद रखना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जो पढ़ चुके हैं उनको याद है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो बगल वाले सोच रहे हैं भाई अभिषेक तो पढ़ने बहुत तेज है, तो उसका 11 से ही परेशान कर रहा है इसको चैप्टर, इसलिए इसको आज सीख रहे हो। सोचो तुम 1 साल पहले हमसे पूछे थे, अब आज सीख रहे हो। दूसरा है कैश फ्लो, इसको आप लिखेंगे, 3 एक्टिविटीज होती है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और तीसरा आप लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, बात समझ में आया? तो इन तीन एक्टिविटीज से हम क्या सीखने वाले हैं? इस तीन एक्टिविटीज से समझ लो ये तीन सब्जेक्ट हैं, है ना? ये एक तुम्हारा अकाउंट्स है, एक बीएसटी है, एक इकोनॉमिक्स है। इससे एनालाइज कर लेंगे कि तुम किस तरफ तुम्हारा ज्ञान ज्यादा है, या किस तरफ तुम अच्छा हो और किस तरफ तुम खराब हो। तो ये पूरा स्टेटमेंट जो हम बनाएंगे, एनालाइज हम कहीं नहीं करने वाले हैं, एनालाइज के पहले की तैयारी चल रही है। अभी ये बताओ, अभी हमने सोचा कि ये तीन एक्टिविटी में ये पूरे ट्रांजैक्शन को यानी पूरे लेन देन को इन तीन एक्टिविटीज में बांट देंगे, और उसके बाद ये कह रहे हैं इन तीन एक्टिविटी से हम ये पता लगाना चाहते हैं कि कैश और कैश की इक्विवेलेंट चीज कितना आई है और कितना गई है, इनफ्लो कितना हुआ है, आउटफ्लो कितना हुआ, बस इसी बात का पता लगाना है। बहुत कठिन चैप्टर नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। समझ में आया? तो कैश और कैश इक्विवेलेंट में हमने तीन चीजें पढ़ाई। एक तो कैश है, इसको आप अच्छे तरीके से पहचानते हैं, गांधी जी मुस्कुराते रहते हैं, है ना? एक दिन हम पॉकेट में रख लिए थे तो निकाले और हम गिर गए रास्ते में, तो वो नोट निकाले तो देखे गांधी जी रो रहे थे। बोले क्यों? उनका दांत टूट गया था एक। बोले आप गिर गए, ज्यादा तेज चोट लग गया इसलिए टूट गया था। तो गांधी जी इतना क्यों मुस्कुरा रहे हैं? ये उसमें गांधी जी पता ही नहीं था कि भाई क्या ही हो रहा है। गजब गांधी जी कहानी है। कैश इन हैंड, ये गांधी जी है, ये बैंक में डिजिटल करेंसी आपकी जो भी है। और मार्केटेबल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है समझ लेना। हम इन्वेस्टमेंट पढ़ के आए हैं, इन्वेस्टमेंट में हमारा क्या होता है, जितना भी इन्वेस्टमेंट्स होता है वो दो तरह का होता है, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। और ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हम कैसे डिसाइड करते हैं? डेट ऑफ इक्विजिशन के दिन हमारा इरादा क्या है, ये बात हम बहुत बार बता चुके हैं, ये पता है ना? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम कैसे पता लगाते हैं कि डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस दिन हम खरीद रहे हैं उस दिन हमारा इरादा क्या है। अगर हम 12 महीने से ज्यादा का सोच करके खरीद रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म है, और 12 महीने से कम में ही बेच देंगे, साल भर के अंदर में ही बेच देंगे, तो वो शॉर्ट टर्म है। तो ये कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट हैं जिनका इरादा हमारा 3 महीना से कम होता है। क्या बोले हैं? मार्केटेबल सिक्योरिटीज कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गया, ये सब चीजें हम बता रहे हैं, ठीक है, बॉन्ड्स हो गए। तो ये सब चीजें हम ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि जो 3 महीने से कम, यानी मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स हम कितना दिन तक इसको रखने का सोच रहे हैं? 3 महीना। तो 3 मंथ के लिए अगर हम कुछ ऐसा रख रहे हैं मैक्सिमम, ये आपके बुक में मिलेगा सारा चीज हम जो पढ़ रहे हैं ना। देखो टीचर का काम क्या होता है, आप अपने से भी चाहेंगे तो कैश फ्लो सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टीचर खाली एक काम करता है कि आपका काम जल्दी करवा देता है, आप और कुछ नहीं होता, टीचर और कुछ नहीं करता है। वो आपको चीज सिखाने में, आपको पढ़ने पे जो बात पता चलेगी, हमने 2 मिनट बता दिया, बस यही काम है, इसी का पैसा ले लेता है और कोई काम नहीं होता उसका। बाकी चीजें सारी बातें किताब में लिखी हुई है। तो यहाँ पे क्या है, मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या है, वो मैक्सिमम 3 मंथ या 3 मंथ से पहले जो भी इन्वेस्टमेंट हम ये सब सोचते हैं, इसमें मार्केटेबल सिक्योरिटी में कुछ बातें हैं, ठीक है, वो ध्यान रखेंगे। जिस भी इन्वेस्टमेंट में ये सब बातें रहेंगी वो मार्केटेबल सिक्योरिटी है। तो ऑब्वियसली ये शॉर्ट टर्म हो गया। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, सारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मार्केटेबल सिक्योरिटी नहीं है। क्या बोले, समझ में आया? सारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मार्केटेबल सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन सारा मार्केटेबल सिक्योरिटी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो 3 महीने के अंदर हम तोड़ देंगे। और जबकि शॉर्ट टर्म का क्या हिसाब है कि 12 महीने के अंदर अगर हम तोड़ते हैं तो क्या माना जाता है, उसको हम शॉर्ट टर्म मानते हैं। समझ में आ रहा है बात? तो पहला बात ये कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट में इसका पीरियड कितना होगा, मैक्स टू मैक्स 3 मंथ। यहां पे आप लिख लीजिए अपने तरीके से, हमने 3 मंथ लिखा है, आप भी याद रखिए कि मैक्सिमम 3 मंथ, 3 मंथ मैक्सिमम। दूसरी बात बोले, ठीक है ना, हाईली लिक्विड इन नेचर, हाईली लिक्विड इन नेचर। ठीक है, तीसरी बात बताएं, हाईली लिक्विड इन नेचर का मतलब समझ गए कि कैश जब चाहे कैश कर लेंगे, जब चाहे कैश कर लेंगे। हमारे जब जरूरत है, रात को जरूरत पड़ेगी, सुबह कैश कर ले। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, हम चाहते हैं तुरंत कैश करवा लेते हैं। तो एक तो इसका पीरियड हो गया 3 महीना से कम, और हाईली लिक्विड इन नेचर है, और इसमें रिस्क नहीं होता, रिस्क फ्री, या एकदम समझ लो ना के बराबर रिस्क है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा बताओ, हमने शेयर खरीदा है, उसमें रिस्क है कि नहीं है?
तो शेयर इसमें आएगा क्या? नहीं आएगा। समझ पा रहे हैं बात को? तो ये आपका 3 बातें, और ये 3 बातें जो इन्वेस्टमेंट फॉलो करते हैं वो मार्केटेबल सिक्योरिटी होते हैं। उसको हम इन्वेस्टमेंट फिर नहीं गिनते, क्या मान लेते हैं उसको? कैश। ये तब अगर ये चीजें जो हैं वो क्या है, वो मार्केटेबल सिक्योरिटी होती है, और ये चीजें जो होती है इसको हम लोग कैश मानते हैं। हम लोग जानते हैं किस चीज का धंधा होता है हम लोग का परिवार में, किस चीज का धंधा होता है? बताओ किस चीज? अच्छा वो आई नहीं, हम नैन्सी, उसका हम लोग का एक ही जैसा धंधा होता है, तो हम लोग थोड़ा एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। तुमको कुछ नहीं पता है? बोलती नहीं आपको कुछ नहीं पता है, हमको सब पता है, घर में सब बात होता है हमको पता है। सोने चांदी का धंधा होता है। अच्छा बताओ, जैसे मान लो कि मेरे पास 10 लाख रुपए है और हम 10 लाख रुपए का सोने चांदी का व्यवसाय करते हैं। हमने सोना का खरीद बेच या गहना वहना खरीदते बेचते हैं। जैसे अभी मौसम को कान का हम लोग ने नया दिलाया एकदम तुरंत तुरंत कुछ दिन पहले, ठीक है ना? हमने धंधा किया और मेरा दुकान नहीं चल रहा है। क्या करेंगे हम? अगर अपना बेच दें तो हमको लॉस होगा क्या? लॉस होगा सोने का। अगर हम 1 साल दुकान चलाए और मेरा दुकान नहीं चल रहा है और लॉस हो जाएगा, क्या लॉस होगा? नहीं। हम अपना क्या करेंगे? सोना को बेच बाच देंगे, काम खत्म, दुकान बढ़ाएंगे, अपने घर चले जाएंगे दूसरा दुकान। ये क्या है? रिस्क फ्री है। हाँ तुम कहोगे नहीं सर नुकसान तो होगा, थोड़ा नुकसान होगा, मेकिंग चार्जेस वगैरह ये सब नुकसान हो जाएगा, लेकिन एज सच मान लो वही सेम अगर वो 10 लाख रुपए का कपड़े का व्यापारी है और कपड़ा खरीद के ले आया, भर गोडाउन रखा है, नहीं चल रहा है दुकान, अब बताओ लॉस होगा कि नहीं होगा? तो याद रखना कि रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट जो है, ठीक है, हाईली लिक्विड नेचर, हमारे जरूरत पे झट से हम बदल लें, कैश में कन्वर्ट कर लें, और 3 महीने से कम के लिए इन्वेस्टमेंट किया तो वो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं मानते, उसको हम क्या मानते? कैश ही मानते। समझ में आ गया बात? तो ये तीनों बातें समझ में आ गई। तो जब हम कैश बोलेंगे तो आप खाली कैश इन हैंड नहीं समझेंगे, कैश एट बैंक नहीं समझेंगे, और मार्केटेबल सिक्योरिटी नहीं समझेंगे। तीनों के समुच्चय रूप को कलेक्टिवली तीनों को हम क्या मानेंगे? कैश मानेंगे। बात पक्की हो गई? अब यहाँ पे एक प्रश्न है मेरा, ऐसे ही पूछ रहे हैं, देखिए किसको किसको जवाब मालूम है। इसको मिटा दे रहे हैं, मिटा दें इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है? वैसे ये सारी बातें आपको फिर अभी पूरे सवाल में बार बार आता रहेगा, तो आप धीरे धीरे समझ ही जाएंगे। मेरा एक क्वेश्चन है कि हम एक धंधा शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, या आप धंधा शुरू करना चाहते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है उसमें? कैपिटल। वो पीछे से आवाज आ रहा है, रितेश कह रहा है सर पैसा ही नहीं है, यही आ जाए तो हम धंधा शुरू कर लें, है ना? तो तू धंधा 11 में जब आया था तो हम कुछ कहे थे, याद है? क्या कहे थे? कि पहले ही दिन कहे थे कि गुल्लक बना लो, तुम उसको सीरियस ही नहीं लिया, याद है सबको? हैं? जो लोग 11 से पढ़ रहे हैं उनको तो पता ही होगा कि हमने कहा था, और जो 11 में आए हैं उनको भी यही कहा था कि आपके पास पता चला आपने सारा ज्ञान सीख लिया है, 12 तक पढ़ते पढ़ते बुद्धि थोड़ी ठीक हो जाएगी, लेकिन आपके पास 12 के बाद में एक चीज की कमी रहेगी, होगी पूंजी। और पूंजी में आपके अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो आपका पढ़ा लिखा जीरो है, आपके पास कोई बुद्धि नहीं है, कुछ नहीं है। पैसे से दुनिया का सब प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है ना? इसलिए पैसा खूब कमाना चाहिए, जी तोड़ के पैसा कमाना चाहिए, इतना कमाना चाहिए कि हर चीज बाजार की सस्ती लगने लगे। राडो घड़ी खरीदना हो तो सोचना ना पड़े कि 40,000 की मिलती है, 50,000 की मिलती है, तुरंत जाके खरीद ले लेंगे, ठीक है ना? खूब कमाना चाहिए, और इसके लिए कोई मनाही नहीं है, बस इलीगल तरीके से नहीं कमाना चाहिए कि सुपारी ले लें और किसी को उड़ा के 2 करोड़ कमा लेंगे, ऐसा नहीं, लीगल तरीके से कमाना चाहिए। प्रार्थना के मंत्र में भी ये आता है कि वयम श्याम पतयो रैणाम, ईश्वर खुद ही कहते हैं कि आप धन और ऐश्वर्य के मालिक बनिए। तो पैसा कमाने में कोई बुरी बात नहीं है। जो बाबा लोग आते हैं ना, कहते हैं कि ये सब मोह माया छोड़ दीजिए, और बोलते हैं वो छोड़ दिए, इस बात को बताने के लिए 25 लाख रुपए लेते हैं, अपने नहीं छोड़ पा रहे और हमसे कहते छोड़ दीजिए। हमसे कहेंगे कि भाई ईश्वर में थोड़ा मन लगाइए, दुख तकलीफ दूर होगा, अपने फरारी में घूम रहे हैं बासुकी नाथ बन के, है ना? 17 में क्या जोड़ दे कि 70 हो जाएगा, उल्टा पलटा सब पढ़ाता है। ये लोग रट्टू तोता, कुछ नहीं, जीवन में कुछ पढ़ा नहीं, अभ्यास कुछ है नहीं, जानते कुछ है नहीं, और पब्लिक उससे भी पगलेट है, अपने शास्त्रों को कभी उठाती नहीं है, जो छांटे जा रहे हैं वही से, है ना? दारू पीते हैं, चटनी खाते हैं, समोसा के साथ लास्ट कब खाया था? अब उनको कौन समझाए कि इस चीज से क्या ही होगा। खैर जाने दो। तो खैर रितेश का भी दुख है, ये बड़ा दुख है, ये भाई बड़े दुखों में से एक दुख है कि हम धंधा तो शुरू करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास पूंजी नहीं है, ठीक है? तो दीपिका तुम बताओ कि तुम्हारा एक कंपनी है, कोई भी कंपनी, मान लो नीलगिरी लिमिटेड जो चाय बेचती है, चाय बेचने का कंपनी तुम शुरू करने वाली हो, नीलगिरी लिमिटेड, है ना?
तो अब ये बताइए कि आपको पूंजी इकट्ठा करना है, आप कैसे करेंगे? दक्षिणेश्वर तो आज बंद है। कैसे इकट्ठा करेंगे बच्चा बता? बहुत हंसती है, हमको मैसेज की सर आपका क्लास बहुत मजेदार है, हम आपको क्लास ज्वाइन करने वाले। बोले पहले 3-4 क्लास करो, बीच बीच में डांट भी लगा देते हैं। तो बताओ बच्चा कैसे करोगी? एक कंपनी तुमने फॉर्म कर लिया, बना लिया है, अब तुम्हें पैसे की जरूरत है। एक तुम्हारे पास बड़ा प्रोजेक्ट है कि नीलगिरी टी जो आप बनाई हो वो पूरे वहां तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा इसके यूजर्स हो और हमारा अर्निंग हो, है ना? तो ऐसे बहुत सारे कंपनियां आ रही है। नौवेद्य नाम का एक अभी आया है, नौवेद्य टी, जानते हैं नाम सुना आपने? वो शायद शार्क टैंक में भी आया था। शार्क टैंक में लोग क्यों पहुंच रहे हैं? शार्क टैंक में लोग क्यों पहुंच रहे हैं? पैसे की कमी है ना? पैसा मिले, पैसा पैसा, और जहां बैठे हैं वो शार्क टैंक वाले, उन लोगों के पास पैसा है भाई, तो पैसा है तो उन लोग काम करते हैं। क्यों जा रहे हैं बताओ? पैसा रेज करने के लिए। मेरे पास एक प्रश्न बनता है, अभी एक नीलगिरी लिमिटेड का बात लेके चल रहे हैं, तो दीपिका तुम बताओ, कंपनी हाउ रेज कैपिटल, रेज ऑफ कैपिटल कैसे करता है? अभी आप अपनी बुद्धि से बताएंगे, किताब से रिलेटेड कोई बात नहीं है, आपकी कंपनी है, कंपनी का नाम भी हमने रख दिया है नीलगिरी लिमिटेड, ठीक है ना? तो रेस कैसे करोगी, कैपिटल कैसे इकट्ठा करोगी, सबसे पहले बताओ। सबसे पहले तो आप करोगी अपना जो सेविंग है, ओन कैपिटल लगाओगी, जितना हो सकेगा 2-4-10 लाख जो होगा लगाओगी, और जितना लगाओगी इसके तुम क्या बन जाओगी? ये तुम्हारा अपना शेयर होल्डर हो जाओगी, मतलब मालिक तुम हो और खुद हो। बाकी नेक्स्ट क्या होगा, अब आगे बताओ। अपने अपने पास की पूरी पैसा, हाँ क्या चीज नहीं समझे, क्या बोल रहे, ठीक से बोलो। बोरो कर लें, किससे? किसे? अच्छा, ये कह रहा है लोन कर लीजिए या बोरविंग्स कर लीजिए, ठीक है। पहले इन्होंने कहा बोरविंग फ्रॉम एनी फिनकॉर्प कंपनी, किसी भी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कंपनी से आप उधार ले लीजिए। लाइकवाइज, जैसे इनका कहने का मतलब हम जहां तक समझे, ये कह रहे हैं बैंक से ले लीजिए, और कोई देने वाला है तो हाथ फैला लीजिए, है ना? यही बात तो ये कह रहे हैं कि हाथ फैला लीजिए, आप बोलिए कि भाई साहब हमें पैसे की जरूरत है, आप दे दीजिए। शार्क टैंक में जाके फैलाते। मैथ्स वाले सर भी चले गए, मेरे मैथ्स के सर हैं, बताए थे कि नहीं तुम लोगों को? देखा था तुमने वो मोहित सर जिनसे हम मैथ्स पढ़े थे। तो वो गए थे, एक उन्होंने कंपनी बनाई है जिसका नाम है कॉम्पिटिसम या कॉम्पिटिशन, स्पेलिंग थोड़ा अलग भूला गए। तो उन्होंने बनाया था, उसके लिए गए थे, तो बहुत ज्यादा ही पैसा मांग लिए, तो उन लोगों को जमा नहीं बात, तो डील हुई नहीं, तो सर चले आए। तो कोई बात नहीं है, तो भाई सबको पैसे की जरूरत है, अपनी कंपनी बड़ा करना है, करना है, करना है। उन्होंने कुछ ज्यादा ही मांग लिया था, 2% के लिए 2 करोड़ मांगा था, मतलब गणित का आदमी है। तो बोला कि इसका मतलब आपका 200 करोड़ का कंपनी है, तो क्या है कंपनी बताइए, तो नहीं एक्सप्रेस कर पाए, या जो भी है दिक्कत, वो अलग बात है। तो हाँ, ये बोला कि सर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक वैंक या जो भी है, उनसे लोन ले लेंगे। और कोई तरीका? शेयर, अच्छा कह रहा है कि हमने कुछ शेयर अपने पास रखा है, अभी हमारे पास शेयर है, तो उसको हम इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ, अच्छा भाई रुको, ये इशू ऑफ, दीपिका तुमसे पूछे तुम नहीं बता, बच्चा सब बता रहा है, अगल बगल के सारे, बिजनेस तुम्हारा है, धंधा कोई और चला रहा है। इशू ऑफ शेयर कह रहे हैं, तो शेयर हमारे पास 2 तरह के शेयर हैं। मुन्ना कह रहा है कि सर प्रेफ शेयर और इक्विटी शेयर दोनों को हम इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बताओ। और बताओ भाई, डिवेंचर, अभी तो पढ़ क्या इसीलिए दिमाग में है कि डिवेंचर है, उस सर्टिफिकेट है, मैंने पूरा चीज खाली कर दो, लोन के ऊपर चढ़ जाओ, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा है, हम आपसे आंसर निकलवाना चाह रहे हैं, इसलिए इशू ऑफ डिवेंचर। और कोई तरीका? और कोई तरीका? मेरे पास तो और कोई तरीका हमको समझ में नहीं आ रहा है, अब आप बताइए। तरीका है आपके पास में? और कोई तरीका? मान लो हमें 1 महीने के पैसा लिए चाहिए, तो हम शेयर इशू नहीं कर सकते, लोन नहीं ले सकते, लॉन्ग टर्म बोरविंग्स, ये बोरविंग का मतलब है लॉन्ग टर्म, हम लंबे समय के लिए कुछ चाहिए होता तो चाहिए। हमको 15 दिन के लिए 2,000 रुपए चाहिए, 50,000 रुपए चाहिए, क्या करें बोलो? हमको 15 दिन के लिए 50,000 रुपए चाहिए, क्या करेंगे? शॉर्ट टर्म बोरविंग, तो ये भी लोन ले सकते हैं। लेकिन और क्या ऑप्शन है? हम बैंक से ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं, बैंक से ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से स्वैप कर सकते हैं, हमारे पास कंपनी को क्रेडिट कार्ड है, या इसी को और एक नाम से जानते हैं कैश क्रेडिट, जब बैंक हमें नगद कैश हाथ में दे देती है तो इसको हम कैश क्रेडिट बोलते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? सीसी, ठीक है ना? तो ये सीसी बोलते हो, या क्रेडिट कार्ड या कैश, जो भी आप अलग अलग वे से वो देता है हमको कैश। तो इतने तरीके हैं, अगर आपके दिमाग में और कुछ आ रहा है तो बताइए, हमको ध्यान में नहीं आ रहा है, आप बताइए।
अभी धंधा शुरू ही नहीं हुआ, एसेट कहां से आ गया, पूंजी नहीं तेरे पास। जैसे बताइए, जैसे कार, वो तो तुम्हारा पर्सनल होगा ना, ये कंपनी का है, तो पर्सनल तो ये तो लगा ही दी अपना सारा कैपिटल, और क्या बोल रही, पर्सनल तुम घर द्वार सब बेच दियो अपना कंपनी बनाने के चक्कर में। बताओ भाई, और सोचो। क्या पार्टनर, ये पार्टनर नहीं होता बच्चा, कंपनी में कभी पार्टनर नहीं होता, कंपनी में शेयर होल्डर होते हैं। कंपनी में और पार्टनरशिप में यही तो अंतर होता है। कंपनी में क्या होता है, कंपनी में हम खुला दुकान खोल देते हैं कि जिनको मन है आप पैसा लगाइए और हमारे कंपनी के पार्टनर बन जाइए। यहाँ पार्टनर शब्द नहीं होता, यहाँ शेयर होल्डर होता है। तो ये तो आपने शेयर इशू कर दिया ना, तो जितने लोगों ने शेयर खरीदा है, अब तुम खरीदी हो कि नहीं दीपिका, खरीदी तुम्हारे शेयर कंपनी का, बेचो भाई 2-4 शेयर इसको भी। तो जो लोग खरीद लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो हमारे शेयर होल्डर हो जाते हैं, वही पार्टनर है। अब अलग से इसमें कोई पार्टनर नहीं होता। बस ठीक है, तो इतना चीज हो गया। मेरे पास में एक बात बताओ, एक प्रश्न है, आज अपने आपको बताया है कि प्रेमचंद की कहानियां भी हम पूरा फिर से सोचें कि आज ये 7 दिन का छुट्टी मिला है और इस 7 दिन में हम पूरा का पूरा कहानी पढ़ डालेंगे, दोबारा रिकॉल करेंगे। तो आज पहले ही सुबह एक कहानी पढ़ा है और बार बार बोले लड़कियों को जरूर पढ़ना वो कहानी। आप बोर नहीं, अगर सुन पढ़ना बोर लगता है तो सुन लेना यूट्यूब में। कहानी का नाम है मिस पद्मा, और इसमें जो आज लड़कियां, जो कहानी क्या है सोचो, आज नहीं कितने साल पहले प्रेमचंद ने लिखी है वो कहानी। आपको सोच के लगेगा कि कितना विद्वान व्यक्ति है वो। उन्होंने लिखा है कि कोई लड़की जब ज्यादा पढ़ लिख लेती है तो उसको इंडिपेंडेंट होना चाहती है, और इंडिपेंडेंट होने पे उसको क्या क्या दुख झेलना पड़ता है, क्या क्या हो सकता है, वो उसमें उनका एक थॉट है, बहुत अच्छा है, वो समझना, पढ़ना, जरूर पढ़ना। हम अगले दिन पूछेंगे कि पढ़ा कि नहीं पढ़ा। क्या कहानी का नाम बताए, मिस पद्मा, जरूर पढ़ना। मौसम तुम भी पढ़ना, वैसे हाँ पढ़ना, ठीक है। आगे प्रश्न चले, इसको मिटा दे, इसको कुछ देर के लिए बात कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले झंझट पाला है कि हमारे पास फाइनेंस का ही कमी है, तो हम इसी एक्टिविटीज के बारे में अब चर्चा शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फाइनेंस, हमें सबसे पहले रेज ऑफ कैपिटल बताओ। एक बात बताइए, क्या आपने कभी किसी से कोई चीज लिया है, उधार कोई भी चीज लिया है, बताओ। किसी से कोई दोस्त मोहित से 500 रुपया लिया था, कौन लिया था, दिया कि नहीं दिया, दिया नहीं बोला हजम हो गया पैसा। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। आप अगर किसी से कोई पैसा लेते हैं, कोई से भी, किसी से भी, कंपनी है, तो कब कोई हमको क्यों दे रहा है, हम अपना पैसा लगाए हैं, क्यों लगाए हैं बताओ भाई, हम अपना पैसा लगाए, क्यों लगाए हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए। अगर हम किसी से लोन लेंगे फिनकॉर्प में, तो मेरा मौसा थोड़ी लगता है फ्री में दे देगा, क्या मांगेगा, ब्याज मांगेगा। जिनको हमने शेयर इशू किया है वो क्या मांगेंगे, डिविडेंड। डिवेंचर इशू किया, वो क्या मांगेंगे, इंटरेस्ट। और अगर बैंक वगैरह से लिया है तो वो भी क्या मांगेगा, इंटरेस्ट मांगेगा कि नहीं। अच्छा, एक बात तो ये हो गई कि हर चीज का एक सर्विस कॉस्ट है, हर चीज का एक सर्विस कॉस्ट है। तो इसका हम इधर खींच रहे हैं, आप अगर इधर दाएं लिखे तो इसके इधर लिख लीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हर एक चीज का हमारा क्या है, एक सर्विस कॉस्ट है, सर्विस कॉस्ट। बताओ भाई, इसको आप पढ़ेंगे, एक बोरोइंग कॉस्ट बोल करके एक एएस इसका भी आएगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। हर चीज के अलग अलग एएस हैं। भाई तुम लोग बड़ा ज्ञान है, कभी फाइन बंद कर दीजिए, कभी तेज कर दीजिए, कभी धीमा कर दीजिए, यही सब चलता है। हम पढ़ाने के अलावा ये सब कर लें। एक बात आपने पहली बात बताई कि जो अपना कैपिटल रखता है वो क्या पाता है, डिविडेंड, यानी इशू ऑफ शेयर। जिनके जिनके पास शेयर है उनको क्या मिलेगा, डिविडेंड। दूसरी बात ये पूछ रहे हो कि सर जिन्होंने बोरोइंग किया है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, जो भी है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, उनको हमें क्या करना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है। तरुण जाग रहे हो कि सो गए हो, जागे हुए हो, ठीक है। अगर हमने इशू ऑफ शेयर किसी को किया है तो हमें क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। अगर हमने डिवेंचर इशू किया है तो हमें क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स देना पड़ेगा, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, देना पड़ेगा। अच्छा, लास्ट है बैंक ओडी वगैरह है, तो बैंक ओडी वगैरह जो है उस पे भी हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी। इतनी बात समझ में आई है। यानी एक बात तो ये पक्का हो गया, ठंड लग रही है यार है ना,
रुक जाओ, बंद कर देते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा ठंडा रहने दो, फिर जब गर्मी लगेगा तो बताना, फिर शुरू कर लिया जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर्विस कॉस्ट हमें देना पड़ता है, और कब तक देना पड़ता है भाई, कब तक देना पड़ता है, जब तक उसका पैसा मेरे पास है तब तक हमको देना पड़ेगा। बात पकड़ में आ रही है? यानी ये हो गया, जैसे मान लो अभी एक एग्जांपल से समझो मेरी बात को, हमारी बात को समझना बढ़िया से और आप उत्तर देना। ये प्रैक्टिकली बात समझ रहे हैं, कैश फ्लो अगर हम चाहते तो अब तक हम पूरा का पूरा खत्म कर दिए होते रूल बता के, लेकिन हम आपको प्रैक्टिकली फील करवाना चाह रहे हैं, इसलिए आपको हम सारा चीज, जैसे हमको फील होता है कि ट्रांजैक्शन, वैसे आपको भी फील होना चाहिए। और ये यहाँ से अच्छे से पढ़ के जाओगे तो जब इंटर वगैरह में सब्जेक्ट आएगा तो तुम्हें लगेगा क्या ही कुछ नया पढ़ाया है, तो तुम पढ़ के आए थे, 1-2 नया ट्रांजेक्शन सिखा दिया, बात खत्म हो गई। और जो नहीं पढ़ के जाते हैं वो परेशान होते हैं। क्या होगा? बारिश होगा, बात हुआ? तो नोटिस दे रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी लोग देखते हैं, माहौल सही में बन रहा है, चलो कोई बात नहीं। सुनो, मेरे पास तो रेनकोट है, मैं भाग जाऊंगा, तुम लोग फंसोगे। तो सुनो, आगे चर्चा ये चल रही है, मेरी बात सुनो, हमने अभी एक आदमी से या एक किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 20 लाख रुपए का लोन लिया है। कितने का लोन लिया? 20 लाख रुपए का। और उससे धंधा करके हम हर महीना 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 तक कमा रहे हैं। 20 लाख रुपए लोन लिया है और ऑन एन एवरेज 70,000, 80,000 रुपए हम कमा रहे हैं। ठीक है, मेरा क्या उद्देश्य होना चाहिए? सबसे पहले अपने डेट को क्लियर करना चाहिए। अगर एक कोई कंपनी है जिसमें डेट नहीं है और वो धंधा कर रही है, और एक कोई कंपनी है जो डेट लेके बैठा हुआ है और वो धंधा कर रही है, आप किस पे इन्वेस्ट करेंगे? डेट फ्री में या डेट वाले में? डेट फ्री में। पक्का बात है कि कोई आदमी धंधा कर रहा है और उसके ऊपर कोई लोन वोन नहीं है, डेट फ्री है, तो हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और अगर कोई डेट वाला है तो क्या करते हैं? उसको उसमें इन्वेस्ट नहीं करते। यहाँ पे ये प्रश्न है कि हमारे पास जो डेट हमने लिया है, हम कोशिश करेंगे कि इसमें सारा का सारा मेरा हो जाए। अगर हम दीपिका, दिशा और सिद्धिका 4 लोग धंधा शुरू किए थे, हम ना उसको डोमिनेट करते, मान लो हम धंधा चला रहे हैं, पूरा भार मेरे ऊपर है, हमारा पूरा कोशिश करेगा कि इन तीनों को आउट करो पहले, है ना। और हम अकेले इस धंधे के मालिक हैं कि धन जितना हो उतना कम लगता है ना। तो मेरा कहने का मतलब है, हम इन सब चीजों को चुकाएंगे भी तो, कि नहीं चुकाएंगे? चुकाएंगे ना। तो चुकाएंगे तो क्या क्या रहेंगे? आओ देखो, चुकाने के लिए क्या करते हैं, रेज ऑफ कैपिटल के बाद में हम पढ़ रहे हैं कि हम कैपिटल को चुकाते कैसे हैं। हमारा हम तो नहीं, अपने आप को तो नहीं चुकाएंगे, अपना आप तो मेरा पैसा पड़ा रहेगा। जो बोरविंग्स है, क्या इसको रीपेमेंट करेंगे? रीपेमेंट ऑफ लोन करेंगे। कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है, सब मिलेगा आराम से। अगर लिखने का मन कर रहा है लिखते जाइए, लेकिन ये सब शीट बना के अगली क्लास में आपको मिलने वाला है। हमने इसलिए शीट नहीं दिया कि आप देख के परेशान होते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज लिख डालें इसमें। धीरे धीरे लिखवाएंगे, फिर शीट देंगे तो आप आराम से समझ आएंगे। हाँ, ये बताओ, रीपेमेंट ऑफ लोन कर सकते हैं, बोरविंग्स है, रीपेमेंट ऑफ लोन कर सकते हैं। इशू ऑफ शेयर है तो क्या करेंगे? अगर प्रेफरेंस शेयर है तो उसको रिडम्पशन करते हैं, रिडम्पशन ऑफ शेयर, ठीक है ना भाई, पैसा दे देंगे, मेरा शेयर वापस कर दो। और कभी कभी इसमें आपके आएगा नहीं, लेकिन फिर भी समझो कि बाईबैक भी करते हैं। बाईबैक का मतलब क्या होता है? बाजार में हमने शेयर निकाल दिया, बाजार में शेयर घूम रहा है, हमारा शेयर हम ही को लग रहा है कि हमको खरीद लेना चाहिए, हम खरीद लेते हैं, सस्ता हो जाता है तो हम खरीद लेते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है कि हम अपना शेयर खरीद ले रहे हैं। समझ पा रहे हैं इस बात को? शेयर तो आप समझते हैं ना। शेयर हमने बाजार में 1,000 रुपये छोड़ दिया और हम धंधा खराब कर दिए कुछ कारण से, जिसमें लोगों का विश्वास टूटा, उन लोगों ने शेयर बेच बेच के निकल रहे हैं। तो शेयर बिकता खरीदता कैसे? मान लो मेरे पास शेयर है, हम बोली लगाए कि मेरे पास एक शेयर है, 110 में हम बेच रहे हैं। रितेश बोला सर हमको दे दीजिए, हम 110 में लेने को तैयार हैं। वो लिया, हम 110 रुपए लिए, उनको दे दिए, ठीक है ना। अब रितेश बहुत दिन से रख रहा है, देख रहा है कंपनी बढ़ी नहीं रही, कोई इस पे आगे बात ही नहीं बन रही है। तो उन्होंने कहा कि सर हम 105 में बेचने को तैयार है, कोई खरीद लिया, बोला हमको पता है बढ़ेगा, हम ले लिए। तो ऐसे गम ज्यादा होता रहता बाजार में, ऐसे ही तो ट्रेड होता है। तो अब ये क्या हुआ कि मेरे शेयर का बाजार में अगर रेट कहीं कम दिख जाए तो कंपनी भी तो खरीद सकता है बाजार से, खुला बाजार है, कोई भी खरीदे, तो कंपनी अपने शेयर खरीद लेते, इक्विटी शेयर को, उसको बाईबैक बोलते हैं। तो खैर अभी इस पे बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ पे क्या क्वेश्चन बन रहा है? इशू ऑफ डिवेंचर। अगर हमने डिवेंचर इशू किया है तो इसको रिडम्पशन भी तो करना पड़ेगा, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर भी तो देना पड़ेगा। जब वो मेरे सर्टिफिकेट लौटाएंगे तो हमें पैसा तो देना पड़ेगा। हमने बैंक से ओडी या क्रेडिट कार्ड स्वैप किया था, कैश क्रेडिट या क्रेडिट कार्ड स्वैप किया था, तो उनको भी चुकाना पड़ेगा कि नहीं चुकाना पड़ेगा?
तो इसको मतलब इसको लौटाना क्या बोलते हैं, इसको लौटा देते हैं, डिक्रीज। ये केस है इंक्रीज का, बढ़ाया था अपना ओडी वगैरह, यहाँ पे रीपेमेंट लिख लो, ये भी कोई बात नहीं है। रीपेमेंट ऑफ कैश क्रेडिट और शॉर्ट टर्म क्या बोलते हैं, बैंक ओडी, बैंक ओडी। बात खत्म हो गई, समझ में आया आपको? हाँ बोलो, इतनी बात समझ में आ गई है? अगर आपको ये तीन बातें समझ में आई हैं कि कैपिटल कैसे बढ़ता है, कैसे उसमें खर्चे आते हैं और कैसे उसको हम पेमेंट करते हैं, ये तीन बातें आई हैं, तो आपको पहला एक्टिविटी जो आपके चार्ट में थर्ड एक्टिविटी है वो समझ में आ चुका है। अब देखो इसको हम जोड़ते हैं। अब पूरा का पूरा इस एक्टिविटी का क्रक्स बता रहे हैं। जिन जिन कारणों से हम अपना कैपिटल बढ़ाते हैं, जिन जिन कारणों से हम अपना कैपिटल बढ़ाते हैं और जब उनको चुकाते हैं और जो कैपिटल बढ़ाया था उस पे जो खर्चे देते हैं, ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। यानी शेयर इशू करना, टैक्स शेयर इशू करना, लोन लेना, डिवेंचर इशू करना, बैंक से ओडी करना, ये सब किस में आएगा? फाइनेंसिंग में। क्यों? क्योंकि कैपिटल से फाइनेंस से रिलेटेड चीजें हैं। अगर आपसे पूछा जाए, सपने में भी पूछा जाए कि हमने शेयर इशू किया है, तो ये बताओ कौन सी एक्टिविटी है, आप सीधे बताना कि किस चीज का है, फाइनेंस का। क्यों किया है? कैपिटल बढ़ाने के लिए किया है, और कोई बात तो है नहीं। हमने डिवेंचर को रिडीम कर दिया, डिवेंचर को रिडीम कर दिया और उसको, वो कौन सा एक्टिविटी है? वो भी फाइनेंस है। कैपिटल का बढ़ाना और चुकाना यानी लौटाना, कैपिटल को बढ़ाना और चुकाना, ये दोनों तो फाइनेंसिंग है ही है। इनके अलावा इनके ऊपर जो खर्चे आते हैं वो भी फाइनेंसिंग है। बात समझ में आ गया? समझ में आया? क्या बात है? तीन बातें याद रखनी है, कैपिटल को बढ़ाना, कैपिटल को लौटाना और उसके ऊपर जो खर्चे हैं, ये तीनों क्या कहलाएंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तीनों क्या कहलाएंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बात समझ में आई? अब एक प्रश्न है, हमने डिवेंचर खरीदा है, ये कौन सा एक्टिविटी है? क्या ये फाइनेंसिंग में आएगा या नहीं आएगा? सीधा बात आई है, हमने किसी और कंपनी का डिवेंचर खरीदा है, ये फाइनेंसिंग में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों? ये हमने इन्वेस्ट किया है, हमने किसी का डिवेंचर खरीदा है तो उस पे हमको, वो हम अपने अपने पूंजी बढ़ाने के लिए थोड़ी ना खरीदा, मेरे पास फालतू पैसे पड़े थे इसलिए हमने डिवेंचर खरीद लिया, और उस पे जो ब्याज मिलेगा वो मेरा फाइनेंसिंग में आएगा क्या? नहीं, क्योंकि कैपिटल थोड़े ना बढ़ रहा है, घट रहा है। जिन एक्टिविटी से कैपिटल बढ़ेगा या कैपिटल को लौटाया जाएगा और उसके ऊपर जो खर्चे हम देते हैं, हम बार बार बोल रहे हैं हम पे, हम जोर दे रहे हैं कि जो खर्चे हम देते हैं वो हमारे लिए क्या बनता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा। बात समझ में आ गई है? तीन बातें ध्यान में रखनी है, खाली तीन बातें, इतना कहानी सुनाने का केवल तीन बातें याद रखनी है। हमारा जिससे कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल को रेस करने के लिए, कैपिटल को लौटाने के लिए, और उन कैपिटल पे जो खर्चे होते हैं, ये सारे क्या कहलाएंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। तो इसको समराइज करेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो मिटा दे रहे हैं इसको, लिख लिया आपने? हालांकि लिखना नहीं था लेकिन आपने लिखा है तो अच्छी बात है, थैंक यू आपको। एक मिनट के लिए वीडियो रोकना, ठीक है? चलो, आप अपने कॉपी में एक काम करेंगे, जहां भी जैसे मन का है वैसे, क्योंकि हम शीट देंगे तो आपको पूरा मिलेगा, और आप यहाँ पे, चलो एक ही तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं, दो का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब आप हमको धीरे धीरे बताओ एक एक चीज करके। ये सी टाइप की एक्टिविटी है, और सी टाइप की एक्टिविटीज हम लिख रहे हैं, जिसको आप लिख रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम, एक जगह हम चीज को लिखना चाह रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम, क्या बोलते हैं इसको? क्या? फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग कौन बोल रहा है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आप ऐसे ही लिखेंगे, कोई बात, आराम से लिखो, आप मेरे साथ साथ लिखेंगे, और जो बातें हमने की हैं वो बातें एक एक करके लिखेंगे। ठीक है? सबसे पहले हमने कैपिटल कैसे बढ़ाया था बताओ? सबसे पहले आपको याद होगा, लिखा है, हाँ, ओन कैपिटल यानी शेयर इशू करके। तो लिखेंगे प्रोसीड्स, प्रोसीड्स मतलब पैसा मिला, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर। आप यहां पे ब्रैकेट में लिख लीजिए, ये प्रेफ भी हो सकता है, ये इक्विटी भी हो सकता है, कोई भी शेयर। ठीक है मोहित, ये बताओ, शेयर अगर हम इशू कर रहे हैं, शेयर इशू किया हमने, तो कैश आया या गया कंपनी में? ध्यान से सोच के बोलना है एक बात। दीपिका तुम बताओ, क्या पूछे हम? क्वेश्चन सुनिए मेरा,
क्या बोलो, किस कंडीशन में? अगर हमने शेयर इशू किया है, आपने अपने कंपनी, आपकी कंपनी का नाम क्या है? भूल गई, भूल गई? मतलब सोच लो कितना अवेयर तुम क्लास में बैठी हो। नीलगिरी लिमिटेड बताए थे, याद आया? हाँ, तो नीलगिरी टी लिमिटेड, जो हम लोग नीलगिरी चाय बेचेंगे, अगर आपने अपनी कंपनी का शेयर इशू किया है तो कंपनी में पैसा आया या गया? पहले बताओ, कैश आया या गया? बताओ। आया। तो इतना सोचने की बात क्या है? तू बोलती हम डर जाते हैं गलत हो जाएगा तो बेइज्जती हो जाएगी। अरे कुछ बेइज्जती नहीं होगी, हम सीखने के लिए तो आए हैं। तो प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर। दूसरा हमने क्या कहा था? प्रोसीड्स, लिखो, प्रोसीड्स फ्रॉम बोरविंग्स। बोरविंग्स में आपने क्या कहा था? ये शॉर्ट टर्म बोरविंग हो या लॉन्ग टर्म, कोई भी बोरविंग हो, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, कोई भी बोरविंग हो, अगर पैसा आ रहा है तो कैश बढ़ेगा। ये हम क्या लिख रहे हैं? कैश का इनफ्लो लिख रहे हैं, है ना? तीसरी बात आपने क्या बताई थी? बताओ अभिषेक, याद आ रहा है मेरे को? इशू ऑफ डिवेंचर बोले थे। शेयर तो हो चुका है, हाँ। तो लिखो प्रोसीड्स, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है, दैट इज प्लस। इसके अलावा क्या था भाई अभिषेक? कैश क्रेडिट या भाई हमने भूल जाए ना, गलती ना हो, क्योंकि शीट लिख रहे हैं तो इसलिए ध्यान रखना होगा। ठीक है, इन्होंने कहा कि कैश क्रेडिट या फिर वो था ना, तो यहां पे इसको ऐसे लिखो, इंक्रीज, क्योंकि लोन तो लेते नहीं, बड़ा घटा लेते हैं उसको, इंक्रीज, CREAS होगा ना, इंक्रीज इन बैंक ओडी, या फिर क्या बोले हो, एक और वर्ड बोले हो, कैश क्रेडिट। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CC बोलते हैं। तो अगर हम बैंक से उधार ले लेते हैं तो भी हमारा तो होता है ना। अब ये बताओ, इन चारों चीज को चुकाएंगे। एक तो हमने कहा कि ये बढ़ा ना, ये हमने क्या किया था? ये भाई इससे हमारा बढ़ा है, इससे हमारा कैपिटल का बढ़ना, तो बढ़ना जो भी होगा वो सारा चीज फाइनेंसिंग में आएगा। अब इन चारों चीज को चुका दो। बताओ जरा इसका इशू का क्या होता है? रिडम्पशन, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, या फिर इक्विटी का रहेगा तो हम, हालांकि जरूरत नहीं पड़ रहा है लेकिन आप छोड़ ही दो, अभी आपके लेवल में है नहीं, इसको परेशान मत हो, आएगा तो बता देंगे। दूसरी बात, बोरविंग को अगर हमने लिया है तो इसको चुकाना पड़ेगा, दैट इज रीपेमेंट, लौटा रहे हैं, रीपेमेंट ऑफ बोरविंग्स, रीपेमेंट ऑफ बोरविंग, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, जो भी आप लौटा रहे हो। तो अच्छा बताओ, प्रेफरेंस शेयर अगर हम रिडीम करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? रिडीम का मतलब समझते हैं ना, मेरा सर्टिफिकेट हमको लौटाओगे, हम पैसा दे देंगे। तो कंपनी के लिए क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है कि जा रहा है? हाँ दिशा, तो इन सब कारणों से बढ़ा है, तो इनको लौटाओगे तो आप घटेगा ही ना। आगे बताओ, प्रोसीड फ्रॉम हो गया, प्रोसीड। अब ये बताओ इसका क्या हो जाएगा? रिडम्पशन ऑफ, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, इससे भी हमारा पैसा जाएगा। और बताओ बच्चा क्या हो सकता है? डिक्रीज इन बैंक ओडी, अगर हम डिक्रीज इन बैंक ओडी, डिक्रीज इन बैंक ओडी, या फिर इन्होंने एक नाम दिया अभिषेक जी ने, कह रहे क्रैश क्रेडिट, जिसको हम CC कहते हैं, तो ये भी माइनस हो गया। तो किससे किससे इनफ्लो हुआ और किससे इससे आउटफ्लो हुआ, समझ में आया? इसको क्या लिख दें? घटना। किस चीज का घटना बताओ? दुर्घटना, कैश, कैश का घटना। ये सारी बात क्या चल रही है? कैपिटल की, कैपिटल का बढ़ना और कैपिटल का घटना, ये जो ट्रांजैक्शन होंगे ये सब किस में आएंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। आगे चले। अब तीसरा बात बताओ, जो हमारे शेयर होल्डर हैं उनको हम क्या करते हैं, क्या देते हैं? सर्विस कॉस्ट क्या है इसका, क्या बोलते हो? डिविडेंड, क्या बोलते हो? बताओ बताओ बताओ। डिविडेंड या पेमेंट ऑफ डिविडेंड लिख लो, डिविडेंड, डिविडेंड, डिविडेंड पेड,
दूसरा क्या है, और सर्विस कॉस्ट आता है, ये भी माइनस होगा, हम पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे एक वर्ड आता है, यहाँ पे ना एक लिख दे रहा है ऑल, आप ऑल ही लिख लीजिए। जितने तरह का डिविडेंड देंगे वो सब कहां से देंगे, खर्चा है, डिविडेंड किसको देते हैं, मालिकों को देते हैं, शेयर होल्डरों को देते हैं। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने शेयर खरीद रखा है, तो किसी भी तरह का डिविडेंड होगा वो यहीं आएगा। वहां पे वर्ड आएगा, कहीं कहीं आएगा इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, ये सब आएगा, वहां पे बात चर्चा चलेगी। इसके बाद क्या था, डिविडेंड दे दिया, बोरविंग्स और डिविडेंड पे ये क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन बोरविंग्स बोल लो, बोरविंग्स बोल दो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो भी रहे, और उसके साथ में डिवेंचर लिख लीजिए। इन दोनों को हम लोग क्या देते हैं, डिवेंचर वगैरह पे ब्याज ही तो देते हैं। और क्या बच गया, बस खत्म, और कुछ तो मेरे ख्याल से नहीं बचा है। ठीक है, तो ये जो फिगर आएगा आपका, ये इसका नेट फिगर कुछ आएगा कि नहीं, अगर इतनी चीजें प्लस हुई है, इतना माइनस हुआ है, तो यहां जो नेट फिगर आएगा उससे ये पता चलेगा कि इस कंपनी ने इस साल में, पिछले साल की तुलना इस साल में अपना कैपिटल बढ़ाया या घटाया, और कैसे कैसे बढ़ाया घटाया। अब रिपोर्ट कार्ड आपका बनके तैयार है। अब आप बताइए, अगर इन्होंने देखा कैपिटल बढ़ा है, तो कैपिटल कैसे बढ़ा है, आपको ये देखना पड़ेगा, क्या इन्होंने लोन वोन लिया है, शेयर होल्डर बढ़े हैं, क्या हुआ है, उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा। अगर यहाँ खूब लोन ले लिया है तो ये तो बहुत बड़ा आ जाएगा कि हमारे पास कैपिटल बढ़ गया है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। अगर किसी कंपनी ने भयंकर लोन ले रखा है तो धंधा बढ़िया नहीं है, धंधा क्या है, कमजोर चल रहा है, तो इसे ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये आपके एक्टिविटीज है, एक एक्टिविटी आज समझाया है, आपको समझ में आया होगा। आई होप ये हमने बहुत डिटेल में, बहुत धीरे धीरे समझाया है। अगर आप समझे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझे हैं तो अगले दिन इस पे चर्चा आगे बढ़ेगी। अगले दिन 2 एक्टिविटी हम और पढ़ेंगे, अगला दिन पूरा का पूरा खाली रूल बताने में निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए मन बना के आइएगा। थोड़ा सा ये टेक्निकल चैप्टर है, आपको थोड़ा सा टेक्निक से सीखना पड़ेगा। बाकी इजी क्लास वगैरह में, स्कूल वगैरह में हुआ होगा तो उन लोग क्या ही पढ़ाई होगी, हमको पता है। तब तक के लिए सबको नमस्ते, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।